से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखे कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं अर्चना आप सभी का पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 13वें एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में हमारी कोशिश रही है कि हम आपके लिए नारीवाद एवं अधिकार के मुद्दों को केंद्र में रखकर नेतृत्व बदलाव एवं संघर्ष की कहानियां लेकर आ सके। हम उन मुद्दों पर भी बात करें जिन पर बात करना जरूरी है, जो अक्सर हमारी गिनती और नीति में पीछे रह जाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने इब्तिदा संगठन की यात्रा के बारे में चर्चा की थी। जिन साथियों ने हमारा 12वां एपिसोड नहीं सुना, उन्हें बताते चलते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि इब्तिदा नारीवादी लीडर महिलाओं का एक ऐसा संगठन है जो समावेशी नारीवादी विचारधारा को समाज में स्थापित करने के लिए काम करता है। इब्तिदा मतलब सिस्टरहुड यानी बहनापा, साथी, दोस्त जैसे कई अर्थ हैं। इस नेटवर्क से जुड़े साथी समाज में समानता लाने की दिशा में अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। ये साथी जेंडर आधारित हिंसा, यौनिक हिंसा, समावेशी विचारधारा की सोच के साथ एकजुट हुए हैं। इब्तिदा नेटवर्क में अभी यूपी, बिहार और झारखंड के 25 से 30 साथी जुड़े हैं। इब्तिदा नेटवर्क का सबसे मजबूत मूल्य है कि एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जाए जहां समावेशी नारीवादी विचारधारा के साथी एकजुट होकर अपनी बात बड़े सहज तरीके से रख सके। इब्तिदा नेटवर्क की यात्रा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हम आज के एपिसोड में बात करेंगे कि नारीवादी संगठन में संस्थागत और नेटवर्क विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। जब नारीवादी संस्थाएं एकजुट होकर किसी नेटवर्क का हिस्सा बनती हैं, जैसे इब्तिदा, तो कैसे इनके समावेशी उद्देश्य को गति मिलती है। साथ ही इब्तिदा की सेकेंड लाइन लीडरशिप में जो साथी आगे निकलकर आई हैं, उनकी यात्रा कैसी रही, सेकेंड लाइन लीडरशिप क्यों जरूरी है और इब्तिदा नेटवर्क सेकेंड लाइन लीडरशिप को कैसे देखता है। आज सबसे पहले हम तेजिंदर जी को सुनेंगे, जिनसे हमारे साथी नीतू ने बात की है। तेजिंदर की बीते कई वर्षों में संस्थागत विकास और नेटवर्क विकास को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। ये बीते 15 वर्षों से क्रिया से जुड़ी नारीवादी संस्थाओं के साथ जुड़कर उनके नेतृत्व विकास के लिए काम कर रहे हैं। संस्थागत विकास के लिए इनका लंबा तजुर्बा है। इब्तिदा के साथ भी आपका गहरा जुड़ाव है। तो आइए अभी तेजिंदर जी से जानते हैं कि उनका नारीवादी विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं के साथ काम करने का क्या अनुभव रहा। नारीवादी संस्थाएं दूसरी संस्थाओं से कैसे अलग हैं? इन संगठनों का इतिहास क्या है? ऐसे कई सवालों के जवाब के लिए आइए सुनते हैं तेजिंदर जी के अनुभव। आज हमारे साथ एक बहुत खास साथी मौजूद हैं जो दिल्ली में रहते हैं, क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। आप तेजिंदर जी हैं। तेजिंदर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। शुक्रिया नीतू जी। तेजिंदर जी, हम चाहेंगे कि आपका एक लंबा अनुभव है संस्थागत विकास और जो नेटवर्क विकास है उसमें उसको काम करने को लेके, अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बता सके। हाँ, ऐसे है कि मैं बहुत साल से इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। पहले जमीनी क्षेत्र में मैंने एक प्रदान संस्था थी, उनके साथ मैंने 12-13 साल काम किया है और उसके बाद मैं पिछले 15-1 साल से मेरा खास जुड़ाव रहा है नारीवादी संस्थाओं से और ये मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अगर हम आपसे समझ पाए कि जो ये नारीवादी संगठन है, इनमें आप नेतृत्व को कैसे देखते हैं? यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द है जिसको सिस्टरहुड कहते हैं। वो सिस्टरहुड वाला मामला जो है वो यहाँ पर आता है एक सच्ची नारीवादी संस्था में। साथ में ये भी बात रहती है, तो इसमें जो लोगों की बात सुनना, उनकी सोच सुनना, उनकी कदर करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है एक नारीवाद
दी संस्था में ये जरूरी नहीं कि आप किस पद पर हैं, आपकी कौन सी भूमिकाएं हैं, पर एक उनकी तवज्जो, उनकी सोच की तवज्जो देनी, उनके दुख दर्द पर भी तवज्जो देनी। ये नहीं है कि हमने पैसा दिया है तो काम करो वाला केवल मसला नहीं है। तो मोटे तौर पर मैं ये कहूँगा कि ये एक फर्क आ जाता है नारीवादी संस्था और या संगठन और एक जिसको कहेंगे एक नॉर्मल संस्था या गैर नारीवादी संगठन में या संस्था में। जब हम नारीवादी की बात करते हैं और आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो नारीवादी शब्द को लेके, सोच को लेके, विचार को लेके कि आखिर नारीवादी है क्या, या हम इसको कैसे इंगित करें, कैसे हम पहचाने, क्या इनके काम करने का तरीका है? अगर आप थोड़ा इसके इतिहास के बारे में हमें बता सकते हैं। मुझे लगता है कि नारीवादी संस्थाएं वहां से शुरू हुई जब ये सवाल ये उठने लगा कि क्यों हमारे यहाँ पर गैर बराबरी क्यों है अलग अलग जगह पर, महिला पुरुष में, और धीरे धीरे करके और भी केवल महिला पुरुष की बात नहीं, अन्य जेंडर की बात भी जब कर जाते हैं, क्यों हम कहते हैं कि महिला की बात है तो उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो अगर एक संस्था में 2 लोग काम कर रहे हैं, ये हो जाता है कि प्रस्तुति वो पुरुष करेगा, तो और इसमें हाथ दोनों को है, मतलब ये पुरुष भी अपने आप को आगे बढ़ जाता है, मुझे ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, और महिला भी अपना हाथ खींच लेती है, नहीं बेहतर है तुम ही करो। इसके होते हुए भी कि महिला कहीं ज्यादा वो तैयार है, उस मुद्दे को अच्छी तरीके से जानती है वगैरह। तो ये सब जो मसले हैं इनको देखकर सतही स्तर पर, और इससे जो गहरे, जो हमारी पूरी समाज में जो अलग प्रकार की जो दिक्कतें हैं, जो महिलाओं को अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आती हैं, उनको एक प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है। जो मसले हैं रेप के जितने सारे होते हैं उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, कौन इसके लिए खड़ा होगा, कौन इसके लिए बात करेगा? ये सब देखते हुए ही नारीवादी संस्थाएं खड़ी हुई हैं, अलग अलग स्तर पर हुई हैं, छोटी बड़ी, जिनको फंड मिलते हैं नहीं मिलते हैं, महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं कि हमारे यहाँ पर गांव में दिक्कत हुई है और इस पे हमको कुछ करना चाहिए, किसी के साथ ट्रैफिकिंग हो गया है, किसी के साथ यौन अपराध हो गए हैं, तो ये सब लेकर अन्य अलग अलग जगह पर ये महिलाएं, जिनको लगता है कि हम इसको बैठे बैठे केवल उसको हम ये नहीं कह सकते हाँ ठीक ही तो है, वो वाला मसला नहीं है, उसको नॉर्मलाइज करते हैं कि ये लड़के हैं तो कर ही देंगे इसको। तो ये जो सोच से अलग निकालना, एक मैं याद करता हूँ कि 80 के दशक में एक महिला समाख्या नाम का एक पूरा ग्रुप तैयार हुआ है, और ये प्रशासन की तरफ से, प्रशासन उसमें से ऐसे मुझे लगता है कि संवेदनशील अफसर थे जिनको लगा कि गवर्नमेंट को भी ये कुछ करना चाहिए, केवल हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि लोग अलग अलग समुदाय में ही कुछ इसके ऊपर करें। और वहां पर ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ कि महिलाओं को संगठित करना, वो अपनी आवाज उठाएं, और क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से था तो उनको एक सपोर्ट भी मिलता था कि जाके कलेक्टर से या किसी से भी जाके बात करें कि हमारे साथ ये देखिए महिलाओं के साथ ये दिक्कत हो रही है, फलानी दिक्कत हो रही है वगैरह वगैरह। तो मतलब वैसे तो हिस्ट्री इससे बहुत पुरानी है, पर मैं ये कहूंगा कि एक आधुनिक जो समय में, ये 80 के दशक में ये चीज जो महिला समाख्या के समय से बहुत सारी संस्थाएं उठी, जागोरी उसी समय उठी है, दिल्ली में डाउरी वगैरह के बहुत सारे केसेस थे, उसके ऊपर लेकर तो ये बहुत सारी संस्थाएं इस तरीके से वहां पर ये उठी है, तभी से इसका इतिहास हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से शुरू होता है नारीवादी संस्थाओं का। अगर हम आपसे ये समझ पाए कि आपके हिसाब से जो ऐसे नेटवर्क हैं, जो ऐसे संगठन है नारीवादी, उनमें किस तरह के लोगों का होना जरूरी है या किस तरह के लोग होने चाहिए? हाँ, तो एक तो मैं पहले मुझे लगता है कि थोड़ी सी मैं ये बात कर लूं कि जब हम नारीवादी संगठन कहते हैं, 2 उसके अंदर मैं भाग कर रहा हूँ, एक जिसको हम संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जिसको हम कहेंगे संस्थाएं, और एक है नेटवर्क, और दोनों का स्वरूप थोड़ा अलग है, और वो स्वरूप को अलग करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जब हम संस्थाएं बन जाती हैं तो एक ढांचा सा उस पर स्पष्ट हो जाता है कि एक प्रकार से प्रोजेक्ट या प्रोग्राम ले लिए जाते हैं। सही भी है कि हाँ ये काम हो रहा है कि हमको वायलेंस के मुद्दे, हिंसा के मुद्दे पर काम करना है, यौनिक हिंसा या दूसरी प्रकार की हिंसा, उस पर काम करना है, पब्लिक स्पेसेस में क्या हो रहा है उसके ऊपर काम करना है, अलग अलग हम प्रोजेक्ट लेते हैं। उसमें हम ये भूल जाते हैं कि असली काम जो है नारीवादी किसी संगठन का है लोगों की सोच में बदलाव,
अगर मैं अपने घर में मेरी पत्नी, अपनी बेटी के साथ मेरा रुख जो है वो नहीं बदला, और मैं कुछ प्रोजेक्ट करता रहा एज ए पुरुष, अगर मेरा रुख नहीं बदल रहा, तो मैं कहूंगा कि नारीवादी ये यत्न है ये बदलाव का, ये सफल नहीं हो पाया। महिलाएं अपना सोच नहीं बदली, वो अपने 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 घर में ही अपने बेटों के साथ और अपने बेटियों के साथ उनका सलूक कोई बदला नहीं, कहने को अब महिलाओं के साथ ही काम कर रही है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, बड़ा दुख होता है, पर ये ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो वहां पर अब ये बात आ जाती है कि ये जो सोच में बदलाव हम कैसे लाएं। तो नेटवर्क और एक संस्था है, दोनों संगठन के तरीके हैं, पर ये संगठन का तरीका अलग है। और इसमें जो आपने एक बहुत अच्छा जो पहले सवाल किया था कि नारीवादी नेतृत्व का क्या मतलब है, तो यहाँ पर मेरा मानना है कि यहाँ जो नारीवादी नेतृत्व है, एक नेटवर्क के संदर्भ में सही मामले में इसके उभरने की एक उम्मीद रहती है। क्योंकि हमने जैसे पहली बात की कि एक बराबरी का एहसास, तो बराबरी का एहसास का ये भी मतलब है कि देखिए क्या होता है कि एक पितृसत्तात्मक जो एक संस्था है, उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है एक व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति है वो कहता है कि आप ऐसे करो, ये करो, ये करो, ये करो। पर अब मसला तो ये है, अगर हम 10-12 लोग 15 लोग काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि मेरी सोच उस व्यक्ति के साथ मेल खाती हो सकता है मेरे मन में ऐसी चीजें हों जो मुझे लगता है कि ये ज्यादा सफल होंगी, ये क्यों नहीं हम आमतौर हम क्योंकि हमको प्रोजेक्ट चलाने हैं, हम कहते हैं एक व्यक्ति फाइनल एक निर्णय में। पर अगर हमको लोगों के मन में बदलाव लाना है, तो इसका ये मतलब है कि अब ये जरूरी नहीं कि आप और हम साथ में काम कर रहे हैं, आप जो चीज देख रहे हैं मैं वही चीज देख पा रहा हूँ। तो ये जो ये मसला है कि आप अलग देख रहे हैं, मैं अलग देख रहा हूँ, तो मैं भी क्यों ना इनिशिएटिव ले लूं, मैं भी क्यों इंतजार करूं कि आप ही जब तक हाँ नहीं करेंगे मैं आगे कुछ ना कर पाऊं। तो ये जो नेटवर्क का मामला है, इसमें एक संभावना रहती है कि एक नारीवादी का मैं स्तर है, जिसको अगर मैं उसको एक कहूं कि लेवल उसका है, शायद कहीं एक अलग स्तर पर लाने की एक संभावना रहती है। जो नारीवादी संगठन जब एकजुट होते हैं, जब वो नेतृत्व की भूमिका में आते हैं, हम परिचय से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम उनके घर के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में हम सहानुभूति नहीं दिखाते, हम समानुभूति की बात करते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। हाँ। तो फिर ये नेटवर्क हमें आगे बढ़ने में या हमें तराशने में कैसे मददगार साबित होता है, किस तरह से मदद करता है, क्या इसके नतीजे देखने को मिलते हैं? तो देखिए, नतीजे तो ये तो जिसको कहते हैं ना, ये धीरे धीरे पकने वाला मामला। आपने वो तो है नहीं कि आपने कुछ कहा और वो अगले दिन एकदम कुछ धमाका हो जाएगा। ये जो धीरे धीरे बदलाव का है, ये हमको जो उसके पहले स्तर के नतीजे दिखने शुरू। पहले स्तर के नतीजे ये कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ के साथ ऐसा लिंक हो गया कि रोज एक दूसरे को फोन लगा देते हैं, है ना, कि मेरे साथ ये हो, कम से कम जानकारी बांटना कि हमारे यहाँ ये हो रहा है। मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ की महिला को यहाँ पे लेके आपके जिले में ले गए, तो क्या मैं तो नहीं आ सकती, तो आप अपने लोगों के साथ मदद कर सकते हैं। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल है, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें वहां पर शुरू हो जाती हैं कि एकदम कहते हैं अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, करते हैं इसके बारे में। तो जानकारी देना, उसको फॉलो अप करना, उस केस को फॉलो अप करना, जिनके साथ मेरा ताल्लुकात है, वो मैं देख रहा हूँ कि ये उनकी सोच में, जहन में आ गया है कि अब वो चाहते हैं कि अलग अलग, केवल ये नहीं कि संस्था के साथ, और भी हो सकती है ना, जरूरी नहीं कि संस्था के साथ जुड़ी हुई, हो सकता है कि आप जैसे हैं, या कोई लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, या और किसी स्कूल टीचर हैं, मतलब 50 चीजें कर रही हैं महिलाएं, जो अपने अपने क्षेत्र में, जिनका जुड़ना इस चीज में अलग अलग तरीके से बहुत जरूरी है। केवल महिला पुरुष की बात नहीं है, तीसरे जेंडर की बात है, उसमें भी इतनी क्या कहते हैं, पेचीदगियां हैं जो समझने की जरूरत है। आपने नेटवर्क में लोगों के जुड़ने की बात कही, आपने संख्या को बढ़ाने की बात कही, और इस वक्त हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पर बैठे हैं, जो आपको सुन रहे हैं। उनके मन में 2-3 सवाल मुझे लगता है कौंध रहे होंगे जरूर। पहला ये कि आज हम नारीवादी संगठन के नेतृत्व पे बात क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों नारीवादी संगठन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एकत्रित होने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि अगर वो खुद जुड़ना चाहें, है ना, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, क्या उसका है, अगर इस पे थोड़ा सा हम जान पाए। एक तरीके से देखा जाए, नेटवर्क तो बहुत स्वाभाविक होना चाहिए,
कहीं आपस में भी जुड़ के बात कर ही सकते हैं। अभी मुझे ये परिस्थिति ये दिख रही है कि ये जो हैं ऑलरेडी जिन्होंने चालू किया है, और मुझे लगता है कि ये बाहर से लोग रुचि दिखाएं और जो नेटवर्क के भाग जो अभी हैं वो भी अपनी तरफ से उतनी ही रुचि दिखाएं कि भाई आओ तुम भी तुम्हारी भी बात सुने, तुम भी। अगर मेरा बहुत ही ज्यादा सोच बिल्कुल उसके खिलाफ है, अगर आपका सोच जो है वो एकदम बहुत ट्रेडिशनल टाइप का सोच है, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आपको लगता है नहीं कि कुछ चीज बदलनी चाहिए, आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इनसे बात करना, इनको इनसे कनेक्ट करना कि भी हम भी चाहते हैं, आप बताइए, हमको भी कुछ आइडिया दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कनेक्शन बन सकता है। तो मुझे लगता है ये जो तरीका है, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं है, ना ये एक फॉर्मल संस्था है, ये जो है एक ज्यादा स्वाभाविक मसला है। एक तरीके से आइडियल नेटवर्क बना था, पर टेम्पररी बना था, जब अब जो निर्भया कांड हुआ था और उसमें एक नेटवर्क एकदम जो जुड़ा हुआ था लोगों का, कुछ ऐसा कि हम कुछ करना चाहते हैं। अब ये कुछ इसका इंतजार नहीं है कि कोई घटना घटेगी तभी हम साथी हैं। वो अलग बात है कि जब घटनाएं घटती हैं तो अपने आप स्वाभाविक है लोगों का फिर उसमें एक रुचि बनती है कि हमें कुछ करना चाहिए। पर उसके बगैर भी क्यों ना इसके जो साथी हैं इनको फोन पर बात की जाए, इनसे पूछा जाए, इनकी संस्थाओं के थ्रू या व्यक्तिगत, कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, आप बताइए। और इसी से चीजें बढ़ेंगी, आपस में बातचीत कर करके ये जो स्वाभाविक जुड़ाव ही सबसे ज्यादा इसको ऊर्जा दे। अगर इसको आपने एक फॉर्मल और एक बहुत औपचारिक उसमें दे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत उसमें ज्यादा देर ऊर्जा रहती है, क्योंकि फिर आप किसी का इंतजार करते हैं, ना कि मुझे कुछ करना है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्रिया लंबे समय से नेतृत्व पे काम कर रही है, क्रिया लीडरशिप पे काम कर रही है। तो ये जो लीडरशिप है ना, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो लड़कियों की हो, चाहे वो राज्य संस्थाओं की हो या संगठनों की हो, तो ये लीडर का बेसिक मतलब यही है कि हम एकजुट हों, एक सोच के लोग एक साथ आए। जब एक सोच के लोग एक साथ आते हैं तो वो जो ताकत है, जो बदलाव है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो दो तरीके से है। एक ही संस्थाएं अलग अपने अपने तरीके से मजबूत हो, इनकी अपनी मजबूती जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है, उनके अंदर जैसे छोटी लड़कियों को या युवतियों को, उनको तैयार करने में, उनको अंदर से एक मजबूती लाने में, उनकी पढ़ाई में, उनकी सोच में, ये सब। तो एक तरह से तो ये तैयारी, उसमें क्या होता है कि एक मजबूती तो अपने आप ही आती है कि जो महिलाएं जुड़ती हैं या पुरुष भी, तो जो भी इनके साथ जो जुड़ रहे हैं उनकी अपनी एक तो उनकी सोच है कितनी, उनमें एक जो हिम्मत आनी शुरू होती है। ये सबसे पहली चीज तो वहीं पर हमको दिख जाता है कि वो जो एकदम बोल नहीं पाती है, वो महिला एकदम जो शुरू में आती है, आवाज नहीं उसकी निकल पाती है, और वो किस तरीके से अब एकदम सामने हो पाती है। कई कलेक्टर हो, कुछ हो, मीटिंग में बात करनी है, सब अपनी प्रस्तुति करनी है, उसको एकदम अपनी बात स्पष्ट रख सकती है, सवाल पूछ सकती है, अपना मंतव्य रख सकती है। ये बहुत, मुझे लगता है ये सबसे पहली डेवलपमेंट तो यहीं पर होती है। जो सेकेंड लेवल की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जिनके साथ काम हो रहा है उनमें कहाँ बदलाव आ रहा है, उनमें जो बदलाव आ रहा है। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये दूसरे स्तर का हम इसको असेसमेंट कर सकते हैं, और वो जाके देख सकते हैं कि अलग जो संस्थाएं काम कर रही हैं वहां पर किस हद तक लड़कियों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, किस हद तक वो आगे बढ़ी हैं, किस नौकरियां ले रही हैं, नहीं ले रही हैं, किस तरीके से वो अपनी निजी जिंदगी किस तरीके से चला रही हैं। क्या उनको अभी भी हुआ जा रहा है कि उनके माता पिता ने उनको कहे कि तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम जाओ। उनका अपना सोच है, अपना निर्णय करने की कितनी वो जगह बना पाई है, वो बन रही है कि नहीं जगह, और उनके साथ दिक्कत होती है कितनी वो उस चीज के सामने खड़ी हो पा रही है या नहीं खड़ी हो पा रही। तो ये इस प्रकार के बदलाव तो मेरा मानना है कि होते जाते हैं। ये केवल ये नहीं है कि हेड ऑफ द संस्था उन्हीं की बात हो रही है, जो सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में है, वो भी अपनी तरफ से बात कर पा रही हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि वो हर समय देख रही है कि दीदी हमको बताएंगी, मैडम बताएंगी, वो जो भी शब्द भी इस्तेमाल कर रही है। तो एक तो ये है, और दूसरा अब जो बात है, जो आप संगठन की बात या नेटवर्क की बात करते हैं, कि ये जो औरों का जुड़ना अलग अलग तरीके से, जो संगठन के परे भी है, तो ये बदलाव धीरे धीरे करके आ रहा है। और मुझे लगता है कि आपका शायद ये पहले भी सवाल था कि कितना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि ये इसकी जरूरियात तो बहुत बढ़ती जा रही है। एक तरफ से तो हम देख रहे हैं कि
कि महिलाओं का विकास होना चाहिए, ये तो शायद हर कोई मान गया है, इतनी बात तो सब मान गए हैं। पर ये जो पितृसत्ता का अलग अलग जो स्वरूप है, जो दिखता है, वो स्वरूप अभी भी लगता है कि उसमें बहुत बहुत काम करने की जरूरत है। तो एक तरीके से लगता है कि एक तो बहुत बहुत कुछ हुआ है और अथाह बाकी है काम करना, ये मुझे ये ऐसे लगता है। और मैं आपकी इस बात से पूरी सहमति रखती हूँ कि जो आपने कहा कि जो लीडरशिप है वो सिर्फ संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है। पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी को कवर करने के लिए यूपी, बिहार और झारखंड 3 राज्यों की यात्राएं की और हम उन संस्थाओं से मिले, क्रियाजन के साथ काम कर रही है लग के। तो हमने ये बदलाव गांव की लड़कियों में, महिलाओं में देखा। हमने देखा कि संस्था जिन समुदायों के बीच में काम कर रही है उनमें कितनी लीडरशिप आ रही है और वो लड़कियां जिनके लिए काम कर रही है उनमें किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। तो जो ये ट्रांजिशन है, जो बदलाव है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, उसको बहुत अच्छे से देखा। और जब हम महोबा की बात करते हैं तो बुंदेलखंड जैसे इलाके में लड़कियों का घर से बाहर निकलना और अपनी पहचान स्थापित करना 20-22 साल की उम्र में, कि लोग अब उनको मोहल्ले में जानने लगे हैं कि वो दीदी जा रही है, अभी वो बात करेगी अच्छे से। तो ये एक सुखद बदलाव है। हम इसको भले ही कहें कि ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं, पर मुझे लगता है कि ये एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है, एक आहट है कि आने वाले दिनों में हमें इसका एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतू, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को खोलने का और एक सामने स्पष्ट रखने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। साथियों, अभी आपने तेजिंदर जी को सुना। उनको सुनते हुए आप समझ पाए हैं कि नारीवादी संगठनों की क्या खूबियां हैं और ये किस मजबूती के साथ काम करते हैं। नारीवादी संस्थाओं का आज के समय में होना क्यों जरूरी है, नारीवादी नेटवर्क और नारीवादी संस्थाओं में क्या विभिन्नता है, ऐसे कई जरूरी सवालों के जवाब अभी आपने सुने। तेजिंदर जी ने ये भी बताया कि नारीवादी संगठन मतलब सिस्टरहुड, कैसे यहाँ एक दूसरे के सुख दुख को बिना जज किए सुना जाता है। आप इनको सुनते हुए ये भी समझ पाए हैं कि नारीवादी संस्थाओं को कैसे और मजबूत किया जा सकता है। नारीवादी संस्थाओं के संस्थागत विकास को समझने के बाद अभी हम सेकेंड लाइन लीडरशिप को समझते हैं कि किसी संस्था के लिए सेकेंड लाइन लीडरशिप कितनी महत्वपूर्ण है। साथियों, अभी हमारी साथी नीतू झारखंड के चतरा जिले में रहने वाली प्रतिमा से बात करेंगी कि उनके लिए सेकेंड लाइन लीडरशिप के क्या मायने हैं। 40 वर्षीय प्रतिमा चतरा जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर चौपे गांव में रहने वाली है। वर्ष 2016 में प्रतिमा ने पहली बार घर से बाहर काम करने के लिए कदम निकाला। जिस इलाके में प्रतिमा काम करती हैं, एक समय वो इलाका माओवादी का गढ़ माना जाता था। इस इलाके में महिलाओं का काम करना काफी मुश्किल है। ऐसे इलाके में प्रतिमा काम करती हैं। संस्कारी महिला का हवाला देकर वो शादी के बाद सालों घर में रहीं, लेकिन सन 2016 से जब उन्होंने घर से बाहर निकलना शुरू किया तो फिर उनके कदम कभी नहीं टिटके। अभी वो अपने क्षेत्र के 40 गांव में काम कर रही हैं। वो ऑटो, बस और कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके इन गांव तक पहुंचती हैं। प्रतिमा की कोशिश है कि उनके गांव की महिलाएं घर से बाहर निकले, मीटिंग का हिस्सा बने, अपने हक और अधिकार की बात करें, अपने साथ होने वाले हिंसा का विरोध कर आवाज उठाएं। प्रतिमा इब्तिदा नेटवर्क में सेकेंड लाइन लीडरशिप में कैसे आगे आई, ये जानने के लिए सुनते हैं नीतू के साथ प्रतिमा के अनुभव। प्रतिमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी में। धन्यवाद दी हमको ये अवसर देने के लिए। प्रतिमा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इब्तिदा से जुड़ी हुई हैं। इब्तिदा आपके लिए क्या है और आप इस स्पेस को कैसे देखती हैं? इब्तिदा से लगभग में हम 2017 से तो 2024 में आज लगभग 7 वर्षों से हम जुड़े हुए हैं। इब्तिदा मेरे लिए एक ऐसा स्पेस है जहाँ मेरी बातों को वहाँ पर सम्मान पूर्वक सुना जाएगा और मुझे समझा जाएगा कि मैं किस भाव से इस बात को वहाँ पर रख रही हूँ
और हो सकता है तो मुझे सलाह भी दी जाती है कि हाँ ये मतलब आप ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो मेरे लिए एक ऐसा सेफ स्पेस है इब्तिदा, जहाँ पर सबकी भावनाओं को सम्मान किया जाता है। आप एक लीडर की तरह उभरी हैं और अभी उभर भी रही हैं। इब्तिदा ने इस लीडरशिप की जर्नी में क्या रोल प्ले किया है? अगर हमको बोला जा रहा है कि मैं एक लीडर के रूप में हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरी पहचान एक इब्तिदा से ही मिला है। इब्तिदा से जुड़ने से पहले जब मैं थी तो मैं एक घरेलू कामकाजी महिला थी, जिसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था, कि अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस ये पता था कि मैं एक घरेलू महिला हूँ और मुझे घर के अंदर में क्या काम करना है, जो मुझे बचपन से सिखाया जाता है। तो लेकिन जब मैं इब्तिदा से जुड़ी, मेरे अंदर में आत्मविश्वास बढ़ा, मैं अपने अधिकारों के बारे में भी जानी। डिसीजन में मेरा भी भागीदारी उतना ही है जितना जो अन्य लोगों का है। तो जब आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो साथ साथ में हर स्तर पर होता है, चाहे वो परिवार के स्तर में हो तो या फिर संस्था के स्तर में। तो अब किसी भी जगह पर होता है तो मैं अपना डिसीजन खुद लेती हूँ और वो पूरा आत्मविश्वास के साथ लेती हूँ। तो ये जो आज मैं बातें कर पा रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक इब्तिदा का ही दिया हुआ है, जो कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं आज बातें भी कर पा रही हूँ या फिर कुछ अपनी बातों को यहाँ पर आपके सामने भी रख पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक इब्तिदा का ही एक दिया हुआ स्पेस है कि जो मैं आज यहाँ पर रख पा रही हूँ। आप आंदोलन और नारीवाद के नजरिए से इसे कैसे देखती हैं? नारीवादी अगर हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम एक संस्था के साथ अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो इब्तिदा नेटवर्क है वो एक नारीवादी नेटवर्क है, तो समुदाय में जितने भी सारे लोग रह रहे हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि वहाँ पर महिला मुद्दों की सिर्फ हम बातें करते हैं, वहाँ पर सिर्फ हम विकलांग लोगों की बात करते हैं, बल्कि समुदाय में हर एक व्यक्ति के बारे में जिनको समाज में वो सम्मान मिलना चाहिए, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ना कि अछूते हैं, जो समाज से बिल्कुल दूर रह रहे हैं। लेकिन इब्तिदा नेटवर्क में वो समावेशी है, वहाँ पर सबके लिए बातें रखी जाती है। और साथ में अगर हम बात करते हैं सेक्स वर्कर को, तो सेक्स वर्कर के लिए भी हम वहाँ पर इब्तिदा में एक ऐसा स्पेस रहता है जहाँ सेक्स वर्कर से भी हम लोग मिलते हैं, तो वो लगते बिल्कुल ही नहीं लगता है कि वो अपनी बातों को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं या हम उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, बल्कि हम उस जगह भी देखते हैं कि कैसे उनके साथ भी किस प्रकार की हिंसाएं हो रही है, चाहे वो विकलांग व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो, किस प्रकार उन्हें बेचारीपन या बेचारापन करके उन्हें देखा जाता है। तो इब्तिदा एक नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर नारीवाद नजरिए के साथ उनके साथ जुड़कर काम किया जा रहा है। और हम ये नहीं बोलते कि हम उनके लिए काम कर रहे, बल्कि हम उनके साथ जुड़कर काम कर रहे, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे साथ अपनापन फील होता है और वो हमारे साथ जुड़ पाते हैं और हमारे साथ वो अपनी सारी समस्याओं का साझा करते हैं। जी, आपकी बात को ही आगे जोड़ते हुए अगर हम आपसे समझ पाए कि नारीवादी संस्थाओं का साथ आना क्यों जरूरी है और उसमें सेकेंड लाइन लीडरशिप का होना क्यों जरूरी है? नारीवादी अगर हम बात करते हैं कि नारीवादी नजरिए के साथ सभी संस्थाओं को एक साथ होना क्यों जरूरी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं ना कि कैसे एकजुटता में ताकत होता है। बचपन में सुने थे ना कि लकड़ी की गांठ को कैसे एक साथ अगर दिया जाता है तो तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर वही लकड़ी को अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया जाता है तो आराम से टूट जाता है। उसी प्रकार जब अगर एक संस्था अकेले आंदोलन कर रही है किसी एक मुद्दा के साथ, तो फिर उसका प्रभाव ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन फिर वही एक मुद्दा को लेकर बाकी सारी संस्थाएं और एक नेटवर्क के रूप में जब वो मिलकर आंदोलन करती है ना, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे मान के चलिए जब एक मोती मिलता है तो एक माला का आकार देता है और जो उसका जो बीच का जो कड़ी होता है वह एक दूसरे को जोड़े रखता है। उसी प्रकार यदि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इब्तिदा नेटवर्क की, तो इब्तिदा नेटवर्क झारखंड, यूपी और बिहार तीनों जगह मिलकर के बना हुआ है। तो तीनों राज्य जब मिलते हैं और एक साथ आंदोलन करते हैं तो राज्य स्तर आंदोलन न रहते हुए बल्कि वो एक राष्ट्रीय स्तर आंदोलन बन जाता है। अगर हम कोई मुद्दा को लेकर आगे जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव निकल कर आएगा। उसी प्रकार यूपी, बिहार और झारखंड को जोड़ने का काम इब्तिदा कर रही है। तो अगर हमको बहुत बड़ा प्रभाव देखना है पूरे राष्ट्रीय स्तर में, तो हमें एकजुटता के साथ आंदोलन करना होगा। उसी प्रकार हम ये भी बात कर रहे थे सेकेंड लाइन लीडरशिप होना क्यों जरूरी है। सेकेंड लाइन लीडरशिप होना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर फर्स्ट लाइन है वो अगर लीड ले रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें भी बोला जाता है कि आप एक लीडर हो या फिर आपने अब आपको ये करना है, उनमें ना एक आत्मविश्वास बढ़ता है
चाहे वो निर्णय लेने का जगह हो, या कहीं काम करने का हो, या फिर कहीं सही या गलत जो हो रहा है उस जगह हम सही को सही और गलत को हम गलत बोल सकते हैं। नहीं तो फिर वही होते रहेगा ना कि जो शुरू से सिखाया जा रहा है वही शायद हम करते रहेंगे, तो फिर समुदाय में हम बदलाव कैसे देखेंगे? क्योंकि जब फर्स्ट लाइन से जब सेकेंड लाइन लीड ले रही है तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जैसे मान के चलिए अभी अगर हम बोल रहे हैं कि मैं अपनी संस्था की सेकेंड लीडर हूँ, तो मुझे देखकर समुदाय के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को भी लीडर मान रही है। बहुत सारी किशोरियां हैं जो अपने आप को लीडर मानती है, और बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि मोटिवेट होते हैं कि नहीं, मुझे इनके जैसा मुझे भी आगे बढ़ना है, मैं भी संस्था में काम करूंगी या फिर किसी और जगह भी काम करूंगी, लेकिन ये मेरा निर्णय होगा कि मैं क्या काम करूंगी, या मुझ में जो अच्छा लगता है, मुझ में जो रुचि है, मैं वो वैसा ही काम मैं करूंगी। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं जब सेकेंड लीड को देख करके फर्स्ट लाइन में क्या होता है ना, उन्हें तो लगता है कि हाँ वो तो संस्था खड़ा किए हैं, उन्हें तो उनकी जिम्मेवारी तो काम कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरे लोग जब लीड लेने लगते हैं तो उसके देख करके बाकी लोग भी आगे आते हैं और उससे प्रेरित होते हैं, और वो उनमें भी लीडरशिप की भावना बढ़ती है। अगर मैं आपसे समझूं कि एक नारीवादी कामकाजी महिला का आपका सफर कैसा रहा और क्या चुनौतियां रही, अगर आप साझा कर सके तो। अगर हम बोल रहे हैं मैं एक महिला हूँ, जब तक मैं एसएचजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, महिलाओं के साथ जुड़ी है तो ठीक है, काम कर रही है, किशोरी के साथ काम कर रही है, वहां तक ठीक है। फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना कि हम आज पुरुषों के साथ भी काम कर रहे हैं, हम विकलांग व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये जब सेक्स वर्कर के अधिकारों के बारे में हम अगर बात करने लगते हैं किसी भी जगह ना, तो फिर लोग ये भी मानने लगते हैं, अच्छा ये तो ऐसे है, उसके अधिकार के बारे में बात कर रही है, इसका मतलब ये खुद तो ऐसे ही होगी, और समुदाय में फिर जो छवि होता है वो बोला जाता है कि खराब होने लगता है। तो फिर बहुत सारी बातें भी सुनने लगती है, लेकिन बहुत सारे ताने और बहुत सारे बात सुनकर भी खड़े रहना, ये बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती होता है। क्योंकि सिर्फ वो जो ताना देना होता है ना, वो सिर्फ समुदाय में नहीं होता है, वो बल्कि सबसे पहले अपने परिवार में होता है, रिश्तेदार में होता है, उसके बाद बाहर में होता है। और जो परिवार की जो लड़ाई होती है ना, वो बहुत बड़ी लड़ाई होती है। सबसे पहले मैं बात कर रही थी कि कैसे परिवार के साथ लड़ाई करके या फिर परिवार के साथ बोल करके कि हाँ, अगर सेक्स वर्कर की हम बात कर रहे हैं, विकलांग व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम एलजीबीटी की बात कर रहे हैं, तो उनके भी अधिकार हमारे अधिकार से कम नहीं है, और वो भी एक हमारे तरह ही एक इंसान है। उनके भी बारे में हमें बात करना, उनके साथ में रहना कोई गलत नहीं है, और साथ में उन्हें परिवार में समझाना, उसके बाद कहीं समुदाय में समझाना। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कैसे इन सब बातों को समझा करके आगे चलते रहना। और कुछ भी रुकावटें हैं, अगर हमें काम करना है तो रुकावटें तो आएंगी ही, ये तो मानती हूँ। कोई भी काम करे, चाहे वो कुछ भी हो, तो चैलेंज तो आएगा ही, लेकिन चैलेंज को पार करेंगे तभी हम नारीवादी नेता कहलाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको ये अवसर देने के लिए। कहीं ना कहीं इब्तिदा की बहुत बड़ी देन है जो मेरे में इतना बड़ा बदलाव आया है। थैंक यू। अभी आपने प्रतिमा को सुना। प्रतिमा को सुनते हुए हम समझ पाए कि जब कोई महिला अपने दम पर अपनी पहचान बनाती है तो उसमें किस तरह से आत्मविश्वास दिखता है। आज प्रतिमा के इलाके में महिलाएं और लड़कियां प्रतिमा की तरह बनने का सपना देखती हैं। प्रतिमा में न केवल खुद बदलाव आया, बल्कि संस्थागत भी वो सेकेंड लाइन लीडरशिप में आगे आई। इब्तिदा में भी सेकेंड लाइन लीडरशिप के तौर पर इनकी यात्रा काफी रोचक रही। साथियों, इसी क्रम में अभी हम बिहार के वैशाली जिले में रहने वाली रीमा से मिलते हैं। रीमा रोजाना मुजफ्फरपुर से स्कूटी से वैशाली अपने ऑफिस पहुंचती हैं। प्रतिमा की तरह रीमा ने भी अपनी एक यात्रा तय की है। शादी के कुछ साल बाद तक रीमा का खुद का बैंक अकाउंट तक नहीं था। जब उनके पति बाहर से पैसे भेजते थे तो उनको अपने पड़ोसियों के खाते में पैसा मंगाना पड़ता था। शादी के बाद वो सालों घर की चारदीवारी में रही हैं। जब उन्होंने हिम्मत करके एक बार घर से बाहर निकलकर काम करने की ठानी, फिर वो कभी नहीं रुकी। तो आइए अभी रीमा की यात्रा सुनते हैं कि अभी वो खुद को इब्तिदा की सेकेंड लाइन लीडरशिप के तौर पर कैसे देखती हैं।
रीमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। आपने हमें मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इब्तिदा से जुड़ी हुई हैं। इब्तिदा आपके लिए क्या है और इस स्पेस को आप कैसे देखती हैं? इब्तिदा हमारे लिए एक मंच और अवसर है और हम जो काम करते हैं वैशाली जिले के ग्रामीण समुदाय में महिला, किशोरी एवं अन्य जेंडरों के साथ जेंडर के मुद्दों और खुद को इब्तिदा मंच पर प्रस्तुत करते हैं, व्यापक बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जन वकालत भी करते हैं, जैसे कि प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, और ये एक असर भी पड़ रहा है। और इब्तिदा नेटवर्क जो है हमारे लिए एक बहुत ही खुली मंच है। हम यहाँ अपनी बात को बिना डर के बिना रखते हैं, ना हमारे ऊपर कोई दबाव देने वाला है, ना हम किसी से दबते हैं। हम एकदम निडर होके बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने जो मुद्दा है वो खुल के रखने के लिए इब्तिदा मंच बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हम अपनी बातों को आसानी से और सहज रूप से रख पा रहे हैं। इब्तिदा ने इस लीडरशिप की जर्नी में क्या रोल प्ले किया है? मैं लीडर के तौर पर नारीवाद नजरियों को सीखा है। इब्तिदा ने हमें महिला एवं किशोरियों लीडरशिप के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर गहराइयों से प्रशिक्षित किया है, जो हमारे जीवन में स्वयं स्तर पर और परिवार के स्तर पे काफी प्रभावित रहा है। परिवार में जो नजरिया बदला है, अगर हम कहें तो गली गली एक नारीवाद सोच रखने वाला संस्था के रूप में लोग जानते हैं और उसको देख भी रहे हैं। और जो भी समुदाय के लोग हैं या बातें हैं वो निकल के आ रही है और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। रीमा जी, ऐसा क्या है जो आपने इब्तिदा के स्पेस से सीखा है, उससे संस्थागत और आपके जीवन में क्या उतारा? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अपने परिवार का मेरा नजरिया बदला है। हमारे परिवार के लोग जो हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, वो हमें समझते हैं और मतलब सहयोग भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि मेरे अंदर निडरता आई है, मैं निडर बनी हूँ, मैं एक साहसी महिला बनी हूँ, मैं एक निर्णायक भी बनी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक पहचान भी बनी है। किसी भी कार्य को लेके अगर हम बात कर रहे हैं या किसी मुद्दा को लेके हम उठा रहे हैं तो हम आगे बढ़े हैं और मैं आगे बढ़ चढ़ के अपनी बातों को रख रही हूँ। मेरे अंदर जो झिझक था वो झिझक अब खत्म हुआ है। मैं खुल के बात कर रही हूँ और मैं अपनी जो बात होते हैं, कभी कभी होता है कि किसी बात को लगता है कि मैं किसी को नहीं बोलना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, तो ये सब चीजें मेरे अंदर खत्म हुआ और हमने सीखा है कि नहीं, जो भी बातें हैं उसको खुल के रखना है, बात करना है, निडर बनना है। तो हमने ये सारी चीजें सीखे भी हैं और ये मैं फिर से आपको कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें मेरे परिवार के अंदर भी बदलाव आया है। तो ये सारी चीजें हमने स्वयं से सीखा भी है और अपने आप उतारा भी है और अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाया भी है। ये बताइए कि संस्थाओं का साथ आना क्यों जरूरी है? बहुत सारे संस्थाओं को एक साथ आना, महिलाओं को भी अगर हम बात करें कि एक साथ आना, तो ये बहुत ही एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनता है। एकजुट होके जब हम काम करते हैं तो उस काम के अंदर या किसी मुद्दों को लेके हम काम करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही मजबूती आती है और इसका असर भी दिखता है। रीमा जी, अगर मैं आपसे जान पाऊं कि एक नारीवादी कामकाजी महिला का आपका सफर कैसा रहा और क्या चुनौतियां रही? इब्तिदा हमारे लिए एक मंच है जहां हम अपनी समुदाय और समाज की बातें मिलकर करते हैं। नारीवादी कामकाजी महिला के तौर पर मेरा सफर काफी ही सीखने वाला रहा, जहां हर समय खुद को सीखते हुए मैं पाई हूँ। आज यह वजह है, मेरे एक पहचान है और मेरा एक हिम्मत वाली जानकार लीडर महिला के तौर पे मैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने समुदाय में, अपने नेटवर्क में भी हमारी एक पहचान बनी है। अगर रीमा जी हम आपसे एक चीज और जान पाए कि आज से कुछ साल पहले की रीमा और अब की रीमा में हम क्या अंतर देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? आज से और कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो मैं रीमा वो महिला थी जो घर के चार दीवारी के अंदर रहना
अपने परिवारों की आदेशों को पालन करना। अगल बगल के पड़ोसी भी आते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, पर्दा के अंदर से ही बोलते थे कि हाँ मम्मी जी नहीं है, पापा जी नहीं है, घर पे कोई नहीं है, बस हमारी बातचीत वही होती थी इस तरह के। लेकिन ये मेरी पहले की बातें हैं, बट मैं अभी घर से निकल के महीना में 25 दिन मैं घर से बाहर निकल के काम करती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं बिहार के मुजफ्फरपुर NH 22 पे मैं अब स्कूटी दौड़ाती हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं अब स्कूटी हाईवे पे चला के जाती हूँ और मुझे लोग देखते हैं और लोग बोलते हैं कि देखो अब वो देखो वो रीमा जा रही है। तो ये मेरा अनुभव है कि ये सारी चीजें मेरे अंदर बदलाव हुआ है। पर जब आप घर से बाहर निकली, जब आपने अपने खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, जब आपने विरोध करना शुरू किया, जब आप निर्णायक की भूमिका में आई, तो चुनौतियां रही, मुश्किलें रही, पर आप डटी रही, आप आगे बढ़ती रही और आज आप सेकेंड लाइन लीडरशिप के तौर पे अपने संस्थान में जानी जाती हैं। और तो अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं जिन्हें मौका नहीं मिला घर से बाहर निकलने का, या जिन्हें जब वो घर से बाहर निकली तो उन्हें अलग अलग तरह के नामों का दर्जा दिया गया, तो उनके कदम बाहर निकलने से पहले ही ठिठक गए, तो अगर आप थोड़ा सा अपने अनुभव बता पाए कि उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? अगर रीमा कर सकती है तो बाकी के लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारी ये चाहत बन जाए कि हमें निकलना है, अपने मुद्दों को रखना है, अपने ऊपर हो रहे हिंसा के खिलाफ हमें आवाज उठाना है, हमें डरना नहीं है और हमारे अंदर वो हिम्मत होना चाहिए कि अगर हम किसी तरह का विरोध होता है, जब हम आवाज उठाते हैं, तो जब झूठ और सच का सामना होता है और जब सच जीतता है तो उस समय हर इंसान के अंदर एक मजबूती आता है, बहुत हिम्मत आती है। तो मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी कि हमें अगर मौका मिले तो मौका मिलेगा ना तो हम लोग चौका क्या छक्का भी लगा देंगे। तो ये मेरा है कि हर महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा को सहना नहीं है, कहना है और उसके खिलाफ आवाज उठाना है, उसको विरोध करना है। बहुत अच्छा लगा रीमा जी मुझे आपसे बात करके। तो निश्चित तौर पे जो भी साथी आपको सुन रहे हैं, जो भी हमारी महिला साथी आपको सुन रही हैं, उन्हें आपको सुनते हुए जरूर हिम्मत मिली होगी कि रीमा की तरह हम भी आगे बढ़ सकते हैं, अपने कदमों को निकाल सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, आपको भी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। साथियों, अभी आपने रीमा की यात्रा सुनी। रीमा ने कैसे खुद को स्थापित करने के लिए कितनी मेहनत की और अंततः वो सफल हुई। प्रतिमा और रीमा की तरह ऐसी कई और महिलाएं हैं जो सेकेंड लाइन लीडरशिप में आगे निकल कर आई हैं। रीमा और प्रतिमा के अनुभवों को सुनते हुए हम समझ पाए हैं कि किसी संस्था के लिए सेकेंड लाइन लीडरशिप कितनी जरूरी है। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल और सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारी ईमेल आईडी sheetsofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए कीमती हैं। आप हमारी पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 14वें एपिसोड में सुनेंगे कि युवा लीडर लड़कियां अपनी पसंद और नापसंद को कैसे देखती हैं, वो इन्हें कितना पूरा कर पाती हैं। ये किशोरी लड़कियां अपने समुदाय में दूसरी लड़कियों के साथ पसंद नापसंद, अधिकार और सेक्सुअलिटी पर किस तरह काम कर रही हैं और इनके क्या अनुभव रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ मुझे यानी अर्चना को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब रखें अपना ख्याल। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, ये अब हाथ चल बई हो।